गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, यानी हम डीएनए को एज अ फिंगरप्रिंट यूज़ करते हैं। फिंगरप्रिंट का मतलब होता है हमारी एक पहचान। आप जानते हो कि प्रत्येक व्यक्ति के उंगलियों के निशान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, दो व्यक्तियों के उंगलियों के निशान सेम नहीं हो सकते हैं, इसी को फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि दो व्यक्तियों का डीएनए भी सेम नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे इसमें। सबसे पहले मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ कि जो हमारा डीएनए है वो इतना बड़ा होता है और उसमें बहुत सारे जीन होते हैं। ठीक है, तो आप जानते हो, जैसे मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन में बताया था कि जब एचएनआरएनए बनता है उसमें से कोडिंग और नॉन कोडिंग को हम अलग अलग कर देते हैं। कोडिंग पोर्शन वो होता है जो प्रोटीन बनाता है और नॉन कोडिंग पोर्शन वो होता है जो प्रोटीन नहीं बनाता है। ऐसे ही स्पेसर डीएनए भी उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो जीनोम यानी किसी भी व्यक्ति के जीनोम में उपस्थित जितने भी क्षार हैं उनको हम 3 टाइप से बांटते हैं: कोडिंग, नॉन कोडिंग और स्पेसर डीएनए। ठीक, कोडिंग का काम हमें पता है प्रोटीन बनाना, नॉन कोडिंग है प्रोटीन नहीं बनाता है। ठीक है, और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है इसकी मोर देन 1 कॉपी होती है। मोर देन 1 कॉपी का मतलब क्या होता है कि आपको जो है, आपके पास कोई नोट, सपोज आपके पास ये पेज है और आपने इस पेज की फ़ोटोस्टेट कराई है। ठीक है, तो आपने जो है इसकी फ़ोटोस्टेट जब कराई तो आपने एक से ज़्यादा कॉपी इसके निकाल ली। समझ रहे हो, सेम पेज की एक से ज़्यादा कॉपी निकालना। अब आप इसके 2 भी निकाल सकते हो, 3, 10, 15, 20, 1000, 100, कितनी भी आप कॉपी निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्या ये आपके यूज़ का होगा? नहीं होगा, ये यूज़लेस हो जाता है, क्योंकि एक ही चीज़ की कॉपी बार बार निकलेगी तो काम तो आपका एक से ही होना है ना। तो ये जो आपका नॉन कोडिंग पोर्शन होता है जिसे हम पुनरावृत्त डीएनए भी कहते हैं, रिपीटेटिव डीएनए भी कहते हैं, रिपीटेटिव या पुनरावृत्त डीएनए जिसकी मोर देन 1 कॉपी होती है, ये प्रोटीन नहीं बनाता है, इसको हम जंक डीएनए भी कह देते हैं। ठीक है, तो सारा का सारा जंक भी नहीं कहलाता है, कुछ पोर्शन इसका जंक डीएनए कहलाता है। तो ये जो पुनरावृत्त डीएनए होता है ये कुछ तो फंक्शनल सीक्वेंस होती हैं जो कुछ काम करती हैं और कुछ नॉन फंक्शनल होती है जिनका कोई काम नहीं होता है। तो ये जो रिपीट्स होती हैं ये किस प्रकार से रिपीट होती हैं? जैसे सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है टेंडम रिपीट सीक्वेंस। ठीक है, टेंडम रिपीट सीक्वेंस का मतलब होता है, जैसे मैंने इसमें बनाया हुआ है ये, तो रिपीट सीक्वेंस का मतलब मैंने ये लिखा हुआ है सी ए, ये 2 क्षार हैं लगातार रिपीट हो रहे हैं। देखिए आप, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, ये लगातार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम रिपीट सीक्वेंस कहते हैं। क्लियर? अब मैंने अभी आपको बोला कि ये 2 प्रकार से होते हैं। पहला मैंने बोला टेंडम रिपीट्स। टेंडम रिपीट्स का मतलब है लगातार एक दूसरे के पास। ठीक है, यानी ये एडजेसेंट होते हैं। ठीक है, एक के बाद एक आएगा, जैसे ये है, ये लगातार आ रहे हैं एक के बाद एक, तो इसको हम कहते हैं टेंडम रिपीट्स। क्लियर हो गया आपको? और टेंडम रिपीट्स को भी फिर हम बांट देते हैं 3 पार्ट्स में। ठीक है, हाँ, इसका दूसरा नाम हम सैटेलाइट डीएनए भी इसको कह देते हैं। ठीक है, टेंडम रिपीट्स का दूसरा नाम क्या है? सैटेलाइट डीएनए भी हम इसको कह देते हैं। ये सैटेलाइट डीएनए को हम कितने क्षार हैं जो लगातार पुनरावृत्त हो रहे हैं उसके आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कितने क्षार हैं जो लगातार रिपीट हो रहे हैं उसके आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। पहले मैक्रोसैटेलाइट है, तो मैक्रोसैटेलाइट में जो है आपका, इसमें आपके 100 से 1000 बेस पेयर हो सकते हैं, यानी 100 से 1000। ठीक है, 100 बेस पेयर हैं। अब वो रिपीट होते हैं, माना वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, 3 बार, 4 बार, 1000 बार, कितने बार भी वो रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका माइक्रोसैटेलाइट। माइक्रोसैटेलाइट में मिनिमम 1 बेस और मैक्सिमम 5 बेस। मिनिमम 1 बेस भी हो सकता है जो लगातार रिपीट हो रहा है, और मैक्सिमम 5।
ठीक है। जनरली माइक्रो सैटेलाइट की हम बात करें तो 2 बेस पेयर की कंडीशन ज़्यादा पाई जाती है जो बार बार रिपीट होती है। जैसे मैंने लिखा CA और ये CA कई टाइम रिपीट हो सकता है। ठीक है, ये सीक्वेंस बहुत बार रिपीट हो सकती है। ठीक, इसको हम सिंपल सीक्वेंस रिपीट भी कह देते हैं, SSR। क्या नाम है इसका दूसरा? सिंपल सीक्वेंस रिपीट, SSR। और ठीक, ये जेनेटिक मार्कर की तरह यूज़ होता है। ये आपके इस समय काम का नहीं है सिलेबस के अकॉर्डिंग। दूसरा होता है मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट डीएनए में क्या होता है, इसमें मिनिमम 10 और मैक्सिमम 60 बेस पेयर होते हैं। कम से कम 10 और अधिकतम 60, जो यानी कि 10 क्षार जो कि कई टाइम रिपीट हो सकते हैं। कितने टाइम रिपीट हो सकते हैं ये हमें नहीं पता। ठीक है, 10 क्षार का मतलब है कि 10 बेस हैं और वो कई बार रिपीट हो रहे हैं। क्लियर? अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, क्यों मैं आपको डीएनए में जो आपका नॉन कोडिंग रीजन है रिपीटेटिव डीएनए, इसके बारे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ होता है। अब कैसे यूज़ होता है देखिए, जो ये रिपीटेड क्षार हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग बार रिपीट होते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि सपोज आपका ये सीक्वेंस है CAG। ठीक है, ये एक व्यक्ति में रिपीट हो रही है 10 बार, यही सीक्वेंस CAG। और यही CAG सीक्वेंस एक व्यक्ति में रिपीट हो रही है आपका 12 टाइम्स। यही सीक्वेंस तीसरे व्यक्ति में रिपीट हो रही है 20 टाइम। यही सीक्वेंस एक व्यक्ति में रिपीट हो रही है 25 बार। तो इसके रिपीट होने से हमको जनसंख्या में यानी लोगों के बीच में एक क्या मिल गई, बहुरूपता मिल गई ना। यानी कि हम जैसे हम कहते हैं कि इतने लोग हैं, सबके रूप अलग अलग हैं, बहुरूप हैं हम सब, है ना, अलग अलग फेस हैं हमारे। तो ऐसे हमारे डीएनए का भी बहुरूप है। किसके आधार पे? इस रिपीट के आधार पे, पुनरावृत्त डीएनए के आधार पर। देखिए, वैज्ञानिकों ने जो पुनरावृत्त डीएनए का ऐसा भाग था जिसको हम यूजलेस समझते थे, उस यूजलेस पार्ट का प्रयोग किया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। और ये जो बार बार रिपीट होने वाली सीक्वेंस है, ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग टाइम रिपीट्स होती हैं। ठीक है, इसको हम कह देते हैं VNTRS। ये आपके काम का, आपको याद रखना है। इसका नाम है वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स। ठीक है, VNTRS क्या है कि जो बार बार रिपीट होने वाली सीक्वेंस है वो कितने बार रिपीट हो रही हैं, उसके आधार पे हमारा बनता है वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स। क्लियर हो गया आपको? यानी इससे हमारे समाज में या हमारे समाज में जितने भी लोग हैं उनकी जीन में एक वेरिएबिलिटी आती है, वेरिएशन आता है। सपोज आप क्लास में हो, आप जो है 10 बच्चे हो, आपके प्रत्येक में ये होगा, ये सीक्वेंस होगी। तो किसी में 10 टाइम रिपीट्स होगी, किसी में 12, किसी में 13। यही आपको अलग बनाती है एक दूसरे से। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें कुछ और बताना चाहती हूँ। जैसे देखिए, एलेक्स जेफरी ने 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को ढूंढा था। और इसमें जो हमारा VNTR मैंने भी आपको पीछे बताया था कि ऐसे रिपीट्स जो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के होते हैं। और ये जो VNTRs होते हैं आपके, ये आपके मिनी सैटेलाइट्स होते हैं। क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछ ले, सॉरी, माइक्रो सैटेलाइट्स होते हैं। ये थर्ड वाला है ना, जो ये माइक्रो सैटेलाइट्स होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये जो आपके सैटेलाइट्स डीएनए हैं, जिसको हम VNTRs बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं अभी आपको समझाया मैंने। ये VNTRs जो हैं प्रोब्स की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब प्रोब क्या होते हैं? प्रोब का मतलब होता है जासूस। ठीक है, जासूस यानी कि ये
जब हम अभी आगे मैं पढ़ाऊँगी तो आपको समझ आ जाएगा। अभी प्रोब्स मतलब आप समझिए जासूस, ठीक है। अब डीएनए की हम बात करें तो डीएनए में 99.9% जो बेस पेयर होता है डीएनए का वो सभी में समान है, ठीक है। और ये जो 99.9% होता है ये नॉन कोडिंग होता है, यानी ये सैटेलाइट है, समझ गए आप, ये नॉन कोडिंग है। और जो 0.1% बेस पेयर डीएनए है ये असमान होता है और ये आपका क्या है, कोडिंग सीक्वेंस है। क्लियर हो गया, ये क्या आपकी कोडिंग सीक्वेंस है। दो बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी टेक्निक पर। क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम सैंपल लेते हैं। सैंपल आपके हेयर होते हैं, हेयर का जो फॉलिकल होता है, जो जड़ें होती हैं उसमें जो फॉलिकल होता है उसको यूज़ करते हैं, या हम ब्लड लेते हैं, ठीक है, ब्लड सैंपल लेते हैं। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले आइसोलेशन कर लेते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यानी कि ब्लड लिया, इसमें से हमने सबसे पहला काम क्या किया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यानी हम डीएनए को अलग कर लेते हैं। ब्लड में जो न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा, उसमें से हम डीएनए को अलग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये डीएनए काफ़ी बड़ा होता है, लंबा होता है, तो इसको हम कट करते हैं। इसको कट करने वाले जो एंजाइम होते हैं उसको हम कह देते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या कह देते हैं हम उसको, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हम उसको कह देते हैं। तो आइसोलेशन आप समझ गए, सैंपल चाहे वो ब्लड सैंपल है या हेयर फॉलिकल है, उसमें से डीएनए को अलग करना। डीएनए को अलग करने के लिए जो सेल्स होती हैं पहले उसको एंजाइम से उनकी सेल वॉल, उनकी मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट किया जाता है, फिर डीएनए को सेंट्रीफ्यूगेट किया जाता है, बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है। उसके बाद उनको सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाई थी, बताई थी ना आपको मैंने, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी, जब हम पढ़ रहे थे डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो वो हम यूज़ करते हैं, उसमें हमारा डीएनए अलग अलग आइसोलेट हो जाता है। उसके बाद हम डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय एंडोन्यूक्लियस, यानी कि ये जो लंबा डीएनए होता है इसका डाइजेशन मतलब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब आप समझते हो पाचन, लेकिन यहाँ पाचन से इसका मतलब नहीं है, डाइजेस्ट मतलब उसको तोड़ना, डाइजेस्ट मतलब पाचन मतलब तोड़ना, ठीक है। डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय कौन से एंजाइम है वो जिनसे हम इसको तोड़ते हैं, उन एंजाइम का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। याद रखना है आपको, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इस एंजाइम की सहायता से हम इसको फ्रैगमेंट्स में तोड़ देते हैं। अब डीएनए हमारा फ्रैगमेंट्स में टूट गया, उसके बाद इसको सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो सेपरेशन यानी कि अलग अलग करना, तो सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में क्या करते हैं हम कि हम एक जेल लेते हैं, ये जेल हम सहवाग से प्राप्त करते हैं, इसे हम एगारोज जेल कहते हैं, एगारोज जेल, ठीक है। जेल यानी जेल फॉर्म में होता है, जेलीनुमा होता है। जेल यानी जो आधा ना तो ठोस है ना द्रव है, ठीक। इसमें हम इस पे जो है आपका कूलम्ब्स लॉ काम करता है, जैसे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी आवेशित माध्यम में मूव करते हैं, ठीक है। तो ये प्लस आपका एनोड है और ये माइनस आपका कैथोड है। तो क्योंकि आप जानते हो डीएनए ऋणात्मक होता है, ठीक है, तो इधर जो होते हैं बड़े साइज़ के डीएनए आते हैं और इधर छोटे, यानी साइज़ वाइज डिवाइड हो जाते हैं, सबसे बड़ा यहाँ, उससे बड़ा यहाँ, ठीक है। और ये जो है लास्ट में यहाँ छोटे छोटे डीएनए आपके इस प्रकार से आ जाते हैं। तो ये सेपरेट हो जाते हैं अपनी साइज़ के अनुसार, साइज़ के अनुसार ये क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। उसके बाद इनको अलग करने के बाद हम इनको ब्लॉटिंग करते हैं। ब्लॉटिंग का मतलब होता है किसी एक पेपर में इनको लेना, ब्लॉटिंग। तो ब्लॉटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक बफर सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, बफर सॉल्यूशन लेते हैं
और इस बफर सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, इस एगारोज जेल का जो प्लेट है, इस प्लेट को रखते हैं जिसमें हमारा डीएनए है, और इसके ऊपर हम रख देते हैं एक नायलॉन की मेम्ब्रेन। क्या रख देते हैं? नायलॉन की झिल्ली, नायलॉन मेम्ब्रेन रख देते हैं। ठीक है, तो ये जो बफर सॉल्यूशन होता है धीरे धीरे ऊपर उठता है, क्योंकि इसके बीच में हम एक टिश्यू पेपर भी रख देते हैं, वो उस लिक्विड को सोखता है, और ये जो डीएनए होते हैं ये ऊपर जाते हैं और इस नायलॉन मेम्ब्रेन पे चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इस ब्लॉटिंग का नाम क्या कह देते हैं हम? सदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग का जहाँ पे भी आए को याद रखना है, डीएनए सेगमेंट्स को अलग करने के लिए हम सदर्न ब्लॉटिंग यूज़ करते हैं। तो सदर्न ब्लॉटिंग के बाद ये जो डीएनए के सेगमेंट्स हैं ये किस में आ गए आपके? अब ये किस में आ गए? नायलॉन मेम्ब्रेन में। किस में आ गए? नायलॉन की मेम्ब्रेन में ये आ गए। क्लियर हो गया? अब हम इनको जो है क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था VNTR प्रोब, जासूस। ठीक है, क्योंकि ये डीएनए जो आया है इसमें टैंडम रिपीट्स होंगी। अभी मैंने आपको बताया था ऐसी सीक्वेंस होंगी जो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो उनको ढूंढने के लिए हमें क्या चाहिए? हमको ऐसे टैंडम रिपीट्स चाहिए जो उनके पूरक हों। सपोज एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, ये यहाँ पे है, इसमें टैंडम रिपीट्स है, और इसके टैंडम रिपीट्स में यहाँ पे हमारे पास है गुआनिन, फिर है एडेनिन, फिर है थाइमिन, फिर है साइटोसिन। ठीक है, और यही रिपीट यहाँ पे भी है, गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो हम इसे कैसे ढूंढेंगे बताइए? हमें इसके लिए एक क्या चाहिए? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए प्रोब चाहिए। क्या चाहिए? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए प्रोब, यानी कि डीएनए की एक सिंगल शाखा चाहिए जो जासूस की तरह काम करे, और उसमें क्या होगा? उसमें भी ऐसे ही टैंडम रिपीट्स होंगे लेकिन इसके पूरक होंगे। देखिए जी के सामने क्या आता है? साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन के सामने ए, सी के सामने जी, फिर वही रिपीट होगा CTAG, यानी ये CTAG यही रिपीट्स होता रहेगा, क्योंकि यहाँ क्या था? GATC रिपीट हो रहा था इसमें। ये इसकी बात कर रहे हैं, और ये सिंगल स्ट्रैंड प्रोब। ठीक है, ये प्रोब किस कॉन्सेप्ट पे बना है? मैंने अभी पीछे आपको बताया था, ये बना है आपके वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, यानी कि डीएनए की जो सीक्वेंस होती है वो बार बार रिपीट होती है। ये हमें पता था, इसी आधार पे हमने सिंगल स्ट्रैंड डीएनए प्रोब बनाया, जिसे हम क्या कह देते हैं? VNTRS स्पेसिफिक प्रोब या प्रोब्स कह देते हैं। अब ये प्रोब्स क्या होते हैं? ये अलग अलग सीक्वेंस के बनाए होते हैं, जिसमें अलग अलग सीक्वेंस बार बार रिपीट होती है, और जब हम इस सीक्वेंस को इस नायलॉन मेम्ब्रेन पे छोड़ते हैं, ठीक है, तो ये उसके साथ हाइब्रिडाइज करती है। और ये जो हम प्रोब्स बनाते हैं ना, इनमें जो क्षार होते हैं वो रेडियो एक्टिव क्षार होते हैं। सब आपको पीछे मैंने बताया है। रेडियो एक्टिव उसमें क्या लगाते हैं? हम नाइट्रोजन लगा लेते हैं। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव क्यों लगाते हैं? क्योंकि अभी हम इसमें एक्सरेज डालेंगे, तो रेडियो एक्टिव जो है उसमें चमकेगा। क्लियर हो गया आपको? तो सिंगल स्ट्रैंड प्रोब क्या है? VNTR प्रोब्स हैं। VNTR पीछे समझाया है, अगर नहीं आ रहा तो आप बार बार वीडियो पॉज करके देखिए। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? जो ये हमारा नायलॉन मेम्ब्रेन में हमारे पास ये डीएनए के सीक्वेंस थे, ठीक है, अब हमने इसमें डाल दिया आपके प्रोब्स डाल दिए। ठीक है, अब प्रोब्स जब हमने इसमें डाले तो हमें नहीं पता कि कहाँ पे कौन सी सीक्वेंस है, प्रोब्स ये डिटेक्ट करेगा। ठीक है, प्रोब्स अपने आप जुड़ेगा, जो इसका पूरक होगा वो इस पे जुड़ेगा, जो इसका पूरक होगा वो इस पे जुड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ने जासूस बोला है, ये ढूंढते हैं, हम नहीं ढूंढ सकते इनको। और आपको याद रखना है कि जो VNTR प्रोब्स हैं ये क्या है? रेडियो लेबल्ड हैं। ठीक है, यानी इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व हैं। क्लियर हो गया आपको? अब हमने हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो VNTR जो कि रेडियो लेबल्ड है, ये हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं
हाइब्रिडाइजेशन मतलब ये हमारे नायलॉन शीट में उपस्थित जो डीएनए के खंड है उनके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना लेते हैं, बंध जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को हम कह देते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी, अब ऑटो रेडियोग्राफी में हम क्या करते हैं? ऑटो रेडियोग्राफी का मतलब होता है कि अब हम ये जो हमने सीक्वेंस बनाई है VNTRS, ठीक है, जो मैंने सीक्वेंस बनाई है इस प्रकार से, इसमें ये लेंथ सेम दिखा रही है पर सेम नहीं होगी, छोटे बड़े होंगे ये। ठीक है, क्योंकि हमने एगारोस जेल में इनको लेंथ वाइज अलग अलग किया था, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पीछे एक एक्सरे फिल्म लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एक्सरे फिल्म, जैसे आपने देखा हुआ एक्सरे करते हैं, और इस पे जो है हम एक्सरेज, जब यहाँ से एक्सरेज देंगे तो पीछे इनकी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी, और हमें पैटर्न दिखाई देगा, जैसे लॉन्ग पैटर्न, फिर उससे थोड़ा शॉर्ट पैटर्न, अलग अलग पैटर्न हमको दिखाई देंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये पैटर्न हमको दिखाई देंगे, और इन पैटर्न से ही हम पहचानते हैं, इन पैटर्न से ही हम पहचानते हैं कि ये ब्लड सैंपल किसका है। ठीक है, इस व्यक्ति का है या नहीं। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप जानते हो यूज़ कहीं के लिए होता है, जैसे पैटर्नल डिस्प्यूट होता है मदर फादर का कि ये इनकी संतान है या नहीं है, तो जो संतान होती है उसमें 50% डीएनए मदर का होता है और 50% फादर का होता है, तो उसकी टैंडम रिपीट्स में आपको 50% फादर जैसे दिखेंगे, 50% मदर जैसे दिखेंगे। दूसरा इसका यूज़ कहाँ होता है? जैसे विक्टिम्स को पकड़ने के लिए, ठीक है, जो अपराधी होते हैं उनको पकड़ने के लिए। तो मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। इसका एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। देखिए, ये दो इंडिविजुअल हैं, ए और बी। ठीक है, क्लोरोफिल 1, क्लोरोफिल 2 और क्लोरोफिल 3 हमने लिया है। ये होमोलोगस पेयरिंग है, एक आपका मदर का है, एक फादर का है। ठीक है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें कि ए पर्सन है, इसके होमोलोगस क्रोमोसोम में देखिए, इसमें जो क्रोमोसोम एक का जो 2 क्रोमोसोम है, देखिए इस वाले में 5 टैंडम रिपीट्स है, 1 2 3 4 और 5, और यही सीक्वेंस इसके समजात गुणसूत्र के उसी लोकस पे कितने बार रिपीट है? 1 2 3। ठीक है, लिखा मैंने 5 3। सेकेंड क्रोमोसोम इसमें, अब बी के आप क्रोमोसोम में इसमें देखिए ये सीक्वेंस 9 बार रिपीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके समजात पे ये 2 बार है, 1 2। सेकेंड क्रोमोसोम पे देखिए 4 टाइम रिपीट्स है, 1 2 3 4। इस पे 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7। बी के ए और बी दो इंडिविजुअल है। ठीक है, इसमें 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 6। सीक्वेंस सेम है। ठीक है, इनकी सीक्वेंस सेम है, इनकी सेम है, यानी ये अलग, ये और ये अलग हो सकती हैं, पर क्रोमोसोम 2 पे देखिए आप, ये 4 टाइम रिपीट्स है, और उसी दूसरे इंडिविजुअल में 6 टाइम रिपीट्स है, यहाँ पर ये 1 बार रिपीट है। ठीक है, क्रोमोसोम 3 में देखिए कोई सीक्वेंस है, कोई तीसरी सीक्वेंस है, ये इसमें 10 बार रिपीट हो रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसके समजात गुणसूत्र में 6 बार रिपीट हो रही, 1 2 3 4 5 6। बी में देखिए, बी इंडिविजुअल में ये 4 बार रिपीट हो रही, 1 2 3 4। इसके समजात गुणसूत्र पे 7 टाइम रिपीट हो रही, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हमने इनका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा, कट करा इनको, तो ये कैसे कैसे अलग होती हैं? देखिए, इंडिविजुअल ए का क्या था? 3 वाला, ये 3 के सामने है, ये है ना 3 के सामने। फिर इसमें है 4 वाला भी है, 4 के सामने। 5 वाला भी है, 5 के सामने। ठीक, 6 वाला भी है, 6 के सामने। 7 वाला 7 के सामने, और 10 वाला 10 के सामने। क्लियर? बी का देखिए, बी के ये रिपीट सीक्वेंस कैसे आई? बी में 1 वाला है, 2 वाला है, 4 वाला, 6 7, और आपका ये आपका 9 पे होना चाहिए। ठीक है, या इसको आप जो है ठीक, इसको आप 8 कर लीजिए, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई इसमें, इसको आप 8 कर लीजिए। ओके, 8 हो गया, यहाँ पे एक बॉक्स आप कम कर लीजिएगा, तो ये 8 के सामने हो गया। क्लियर हो गया?
एक बॉक्स इसमें कम कर लीजिएगा। अब हमने फिर वही किया, हाइब्रिडाइज किया, VNTRs के सामने ऑटो रेडियोग्राफी करी जो हम करते हैं, ठीक है। अब सपोज हमको विक्टिम ढूंढना है कि A और B में से अपराधी कौन है। अपराधी का सैंपल लिया, उसका सैंपल कुछ इस प्रकार आया जो बिल्कुल B से मैच हो रहा है, 1 2 4 6 7 और 8। तो इस सीक्वेंस से ये सीक्वेंस A की तरह नहीं है, ये सीक्वेंस B की तरह। इससे सिद्ध हुआ कि अपराधी ये था, ठीक है। पेरेंटल डिस्ट्रीब्यूट में क्या होता है बच्चे के केस में देखिए मिक्स आता है, देखिए जैसे बच्चे के केस में ये चौथा जो नंबर का टेंडम रिपीट्स आई आपको B से आएगा। सपोज B मदर है, अब मैंने केस स्टडी बदल दी, फादर मदर इनको बना दिया, तो 4 मदर में है, 5 फादर में है, मदर में नहीं है। 6 आप देखिए 6 फादर में है, मदर में भी है। 7 वाला फादर में भी है, मदर में भी है। 8 वाला फादर में नहीं है, मदर में है, ठीक है। 10 वाला मदर में नहीं है, फादर में। तो इसमें जो है 50-50 के उसमें ये आता है कि 50 सीक्वेंस बैंड इसकी तरह होंगी और 50 बैंड सीक्वेंस इसकी तरह होंगी। तो उससे प्रूफ होता है कि चाइल्ड इन दोनों का है, ठीक है। अगर इसमें बैंड सीक्वेंस इनसे मैच नहीं हो रही है तो ये इसके बच्चे इनका चाइल्ड नहीं है, ठीक है। अगर इसमें इस चाइल्ड में 50% बैंड सीक्वेंस इसकी तरह है और 50% इसकी तरह है तो ये इनका चाइल्ड है, ठीक है। और अगर सपोज ये फादर है और ये कहता है मैं फादर नहीं हूँ और इसकी एक भी बैंड सीक्वेंस से मैच नहीं होती है तो ये इसका फादर नहीं है। तो ये चाइल्ड डिस्प्यूट में भी यूज़ किया जाता है और जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको पकड़ने में भी ये यूज़ किया जाता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि इसमें हमने क्या क्या टेक्निक यूज़ करी, VNTR कहाँ से आया, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। और आप इसको पढ़िए बार बार, कोई दिक्कत होगी प्रॉब्लम तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।